बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये जंग केवल और केवल एस्केलेट हो रही है, हस्तक्षेप बहुत सारा है, लेकिन हस्तक्षेप एक भी ऐसा नहीं है जो शांति बहाली को लेकर हो। केवल और केवल प्रोवोकेटिव स्थितियां यहां पर उत्पन्न हो रही हैं। पहले तो क्या लगता है आपको, ये और कितना लंबा खिंचेगा? क्या कोई कंक्लूजन आपको इस जंग का नजर आ रहा है? हर्षा जी, जब तक स्वार्थ बने रहेंगे, खासकर जब तक व्यापारिक हित बने रहेंगे, तब तक इन युद्धों का कोई अंत नहीं है। अमेरिका ये इसलिए कर रहा है इजराइल की मदद से, ताकि वह पूरे वेस्ट एशिया पे अपना कब्जा कर सके, और इराक के बाद में ईरान को वह नेस्तनाबूद कर देना चाहता है। सीरिया में उसके पक्ष की सरकार पहले से ही बन चुकी है, मौजूद है, और रूस की जो अंतिम उपस्थिति है वेस्ट एशिया में, वह उसे खत्म करके जो बहुध्रुवीय विश्व की जो योजना है और जिसको भारत भी चाहता है, वह नेस्तनाबूद करके अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है। इसके पीछे यही मकसद है हर्षा जी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला कि अपना बिजनेस माइंडसेट लेकर जिस तरीके से वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि ट्रंप तब तक किसी बीच में आते नहीं हैं जब तक उनका खुद का फायदा ना हो। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है ये जंग और कितना एस्केलेट होगा? और अब तो आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। जो लड़ाई शुरू हुई थी न्यूक्लियर प्लांट से, वो धीरे धीरे अब माइक्रोसॉफ्ट के बिल्डिंग्स पर, हॉस्पिटल्स पर, रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। हर्षा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सारी जंग जो होती हैं वो या जमीन के लिए होती हैं या जर के लिए होती हैं। ये बाकी जो रिलीजन वगैरह ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बीच में एक्सेलरेट करने के लिए, जिसको कहते हैं कि दे डोंट टेक पार्ट इन द ऑपरेशन बट दे एक्सेलरेट द ऑपरेशन। ये जो हैं, ये सारा जंग अब तब तक चलेगा जब तक इनके रिक्वायरमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इको पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट जो कि अमेरिका के हैं वो नहीं मीट करते। वो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है अपने साथियों के साथ में। उसका ऑपोजिशन जो है रशिया, नेचुरल जो है, जिसका कि वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया था और जो नेटो को आप सामना कर रहा है वो है, उसके साथ चाइना है। बात सारी ये है। पर ये जो आप जंग की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि जब लोगों में हेट्रेड शुरू हो जाती है दो आर्मी में, तब वो उनके कल्चरल ऑब्जेक्ट्स और पीपल, पब्लिक, प्रोटेक्टेड प्लेसेस, इन पे हमला होता है। अभी जैसे आप ईरान को देख रहे हैं, ये सारा का सारा बेसिकली इसके बिहाइंड है इस्लाम वर्सेस द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, जैसे कि रेस्ट ऑफ द रिलीजन्स। ये रिलीजियस वॉर से स्टार्ट हुआ है और ये अब नेचुरल फाइट बिटवीन इस्लाम एंड जूज है। ये सदा चलती रहेगी। ये इसको आप 1948 से देख रहे हैं, उससे भी पहले से देख रहे हैं, जब जूस को निकाला गया था। तो ये लड़ाई तो चलेगी। पर इसका बात ये नहीं है कि आप एक दूसरे के सिविलियन पे हनन करें। जिनीवा कन्वेंशन ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, दोनों पार्टी इसके समर्थन में हैं। उन्होंने साइन किया है कि यू विल नॉट अटैक रिलीजियस प्लेसेस, डेंजरस फोर्सेस में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, डैम्स इत्यादि, डाइक्स, और रिलीजियस एंड प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स, कल्चरल ऑब्जेक्ट, इसको अटैक नहीं करना। पर इजराइल के पास में प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स ज्यादा हैं। वो मिलिट्री टारगेट्स को अटैक कर रहे हैं, उनको मिलिट्री गेन मिल रहा है। ईरान के पास में नॉर्मल वेपन्स ज्यादा हैं, मिसाइल्स जो एरिया वेपन है। अब जैसे क्लस्टर बॉम्ब की आप बात कर रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब जो होता है वो बॉम्बलेट्स होती है, 1.5 किलो से लेके 2.5 किलो तक के बॉम्बलेट्स होते हैं। एक बॉम्ब के अंदर 150 से 200 बॉम्बलेट्स होते हैं। ये ले जाया जाता है प्रिसीजन वेपन के केसिंग के अंदर, उसमें से जाता है। जब ऊपर रिलीज करते हैं, इसका स्प्रेड 2.5 फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है, और ये कहीं जहां भी गिरते हैं, जिसको लगते हैं, वह फट जाते हैं। कई तो सालों तक पड़े रहते हैं और फटते नहीं हैं। किसी मवेशी का, बच्चे का, गाड़ी का, उसके ऊपर वजन पड़े तो फट जाते हैं। तो ये तो है जिसको कहते हैं कि वेपन्स विच आर ऑफ डिस्ट्रक्शन विच आर लाइंग अराउंड, ये सब ठीक है। पर क्वेश्चन ये है अब क्या करना है। अब दोनों अपनी पॉलिटिकल एम जो है, अमेरिका कहता है कि मैं इजराइल की मदद करके ईरान का कंट्रोल छीनूंगा, और ईरान जो न्यूक्लियर
वेपन सिस्टम्स के ऊपर जो उनकी बात नहीं मान रहा, यूरेनियम इनरिचमेंट की बात नहीं मान रहा, उसको जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है, ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। हाँ, सिमर डाउन हो जाएगी, सुलगती रहेगी, फिर भड़क उठेगी। जैसे कि इजराइल के साथ में 7 अरब नेशन ने हमला किया था 48 के बाद में, 67, 73, ये सब चल रहा है और ये अभी चलता रहेगा। तो आप देखेंगे, जिसका आपने पूरे नैरेटिव में सिविलियंस की बात करी है, सिविलियंस को बचाने के लिए एक ही तरीका है, सारी वर्ल्ड बॉडीज इंटरवीन करें, इन जिनीवा कन्वेंशंस का उनको ब्यौरा दें और फिर उनका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनकी हाजिरी लगवाएं। ये है गेम, पर कौन इस पे अमल करेगा? ये सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर्स है लोगों की, चाइना की है, वो चाइना ईरान की मदद करेगा। तो ये पॉलिटिक्स भी चलेगी बीच में अपनी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट भी चलेगी, और पर बेसिकली ये बैकग्राउंड है इनकी वॉर का रिलीजन। अगर रिलीजन एक्टिविटीज को कंटेल नहीं किया गया तो अभी तो उसको छोड़िए, अभी तो भारत के ऊपर भी आ रहा है। वही चाइना जो है अभी यहां पे भी तैयारी कर रहा है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भी तैयारी कर रहा है। कॉमन गेम, कॉमन ग्राउंड है ये बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है भारत ईरान और इजराइल का दोस्त है। तो किसी तरीके से आप भारत को डाउन करने के लिए विज़ावी पाकिस्तान ये करेंगे, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर इत्यादि में बात करेंगे, और चाइना फायदा उठाएगा साउथ चाइना सी में घुसने की और एक्टिविटी करने की। ये लड़ाई, ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये एस्केलेट होगी। हमारी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारे के सारे रेड सी और जो हमारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम बना रहे थे राइट अप टू यूरोप, उसमें हमारे को बहुत नुकसान होगा, सारे वर्ल्ड को ऑयल का नुकसान हो रहा है। तो हर्षा जी, आपको मैं बता दूं, लाजमी है सर, ये जंग जिस तरीके से एस्केलेट हो रही है, इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में देखना पड़ेगा।